हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। बसवा कल्याण में एमएलए बी नारायण राव की वफात के बाद अब बसवा कल्याण चल पड़ा है अपने एक नए विधायक की तलाश में, जिसकी जिम्मन में होने हैं बाय इलेक्शंस। तो पेश है बसवा कल्याण की मीडिया की जानिब से बसवा कल्याण के इतिहास में पहली बार होने जा रही है ये डिबेट, जहां पर तीन बड़े बड़े पार्टियों से जुड़े हुए लोग आज आपके सामने अपने विचार आपके सामने रखेंगे। क्योंकि जब बाय इलेक्शंस में आप अंदर जाएंगे और आपके सामने ये रास्ता होगा कि आपको किसे वोट देना है, तो उस वक्त कई सारी उलझनें आपके दिमाग में होंगी और उन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए हम आपके सामने तमाम दलों से जुड़े हुए लोगों के विचार आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करता हूं। हमारे साथ हैं मिस्टर आकाश खंडे साहब जो जेडीएस के तालुका स्पोक पर्सन हैं, और नेक्स्ट कृष्णा गोने साहब जो बसवा कल्याण के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, और नेक्स्ट हैं मिस्टर शशिकांत बालुस्कर साहब जो कांग्रेस यूथ लीडर हैं। तो आप अब इन तीनों से हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि सारे पार्टी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, जो मकासद हैं, जो इंटेंशंस हैं, वो सारे आपके सामने रखे जा सके, ताकि कल को आप इलेक्शंस में अपना वोट देने के लिए जाएं तो उसका सही इस्तेमाल हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। मैं अपना पहला सवाल ये रखूंगा कि आप तमाम में एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने एक पॉइंट पकड़ा होगा, आप एक दिशा में गए होंगे कि ये पार्टी में ये चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं इस पार्टी से जुड़ रहा हूं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने जो पर्टिकुलर पार्टी चूज़ की है वो किस लिए चूज़ की है, और उसके पीछे आपके इंटेंशंस क्या क्या थे? क्या आपको उसकी विचारधारा से कुछ लेना देना था, या उसके डेवलपमेंट के काम से कुछ लेना देना था, या कुछ और? तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा बीजेपी के जनाब कृष्णा गोने साहब से। भारतीय जनता पार्टी कोई पक्ष नहीं, एक विचारधाराओं का आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के प्रति जो सही बनता है, ये राष्ट्र के जनता के प्रति जो उत्तम है, उसका प्रयास करते हुए राजनीतिक आधार की पार्टी है। हमने सत्ता के लिए हमें कभी राजनीतिक विचारधाराओं को लेके नहीं आया। एक उदाहरण है, पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब एक मत के लिए भारतीय जनता पार्टी का अधिकार गिरता है, उस समय में बात करते हैं हम सत्ता के लिए नहीं, विचारधाराओं की आंदोलन है। हमारी विचारधाराओं को कहीं दिक्कत होती है, कहीं प्रश्न उठता है, हम सत्ता को त्याग देंगे मगर उस विचारधारा को हम मिटने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के देशभक्त की पार्टी है। कई सारे विचारधारा, मैं बोलता हूँ एक विचारधारा कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक नहीं, एक विचार है। भारतीय जनता पार्टी संस्थापक कोई व्यक्ति नहीं, विचार है। आज भी है और कल भी है। गत 70 सालों से हम अधिकार में नहीं थे। हमारी प्रजातंत्र व्यवस्था हमारी विचारधाराओं की पार्टी है। हम आगे आने वाले 70 साल भी हम अधिकार नहीं चाहते। यदि हमारी पार्टी की विचारधाराओं को कोई ठेस पहुंचता है तो हम अधिकार नहीं, हम सत्ता भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी अधिकार में पार्टी भारतीय जनता पक्ष का नहीं करें। हम राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की उन्नति के प्रति, इस देश की प्रजा के प्रति हम राजनीति करने चले हैं। सभी जानते हैं कई सारे कांग्रेस की संस्थापक, मैं बोलना नहीं चाहता, उनकी एक विचारधारा है। उनकी विचारधारा के चलते 70 सालों से जो उन्हें अधिकार भोगा है, लोगों ने देखा जो कांग्रेस की विचारधाराओं के चलते 70 साल, लगभग 64 साल तक उनको सत्ता देकर उन्होंने जो दुराडಳಿत का कार्य किया है, आज जाकर जो 2 सीट से प्रारंभ हुआ था, चंद सदस्यों से प्रारंभ हुआ था, आज देश के विश्व की सबसे बड़ा पार्टी के रूप में इस समस्त देश ने स्वीकार किया है भारतीय जनता पार्टी को। और 2014 के पूर्व में हम राजनीति की विचारधारा ऐसा लेके चले थे, एक हमारे सामने एक 2 रास्ते थे, एक तो राजनीति का रास्ता, दूसरा राष्ट्रनीति का रास्ता। हमने राष्ट्रनीति चुना है, इसीलिए समस्त भारतवर्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, जनादेश है, हम दूसरी बार चुन के आए।
2 से दूसरी बार चुन के आए भारतीय जनता पार्टी का, जो देश के प्रति विचारधारा को लेके चले हैं, वो आज पिछले 70 साल के बाद आज आकर समस्त पूर्ण बहुमत से आज केंद्र में कई राज्यों में जनादेश के चलते हुए हमने अधिकार स्वीकार किया है। मैं बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष नहीं, राजनीतिक दल नहीं, एक विचारधारा है, विचारधाराओं के आंदोलन है। तो जैसा कि आपने सुना कि कृष्णा गोने साहब का कहना है कि बीजेपी दरअसल एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा का आंदोलन है। तो मैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के शशिकांत बलुस्कार साहब हमारे साथ हैं, जिनसे मैं पूछूंगा कि आप किस आधार पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और क्या आपकी विचारधारा है इन तमाम चीज़ों के पीछे। नमस्कार, शशिकांत बलुस्कार। जी बिल्कुल सर, कांग्रेस पार्टी 1885 में जो स्थापना हुई, हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य था, ब्रिटिशों को हटाओ। जो ब्रिटिश को हटाने की पार्टी है वो आके हम राजनीतिक पार्टी बनी। उसके बाद हम राजनीति में क्यों आए बोले तो कांग्रेस में सबको साथ लेके जाने का एक पार्टी है जो भेदभाव नहीं करता, सबको साथ लेके, सबको एडजस्टमेंट, सभी को साथ लेके सबको समपाल देने वाला पार्टी कोई तो है, वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं कांग्रेस के बारे में बोलने का क्या है बोले तो 70 साल में कांग्रेस ने इतना मुकाम हासिल किया है, इतने बड़े बड़े संस्थाओं का निर्माण किया है, वो आज तुम देख रहे हो। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कुछ भी नहीं था। 1800 जब आज़ाद भारत में जब निकल के गए ब्रिटिश लोग, कुछ भी नहीं रखे थे, उसको एक संगठन बना के एक शक्ति करके हर जगह एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, आर्थिक रीति हो, सभी तरफ से एक कांग्रेस पार्टी मजबूती हमारे देश को प्रदान करी। 3 लड़ाई जीते हम, ये सभी सेना को बल दिया। एक कहीं करे तो कांग्रेस पार्टी करी। बस आपका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जहां पर 1885 में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी, उनका सफ़र वहां से लेकर के राजनीति तक आया। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यही सवाल अब रखना चाहूँगा मिस्टर आकाश खंडारे साहब के सामने कि वो अपना जितना भी एक्सपीरियंस है या फिर उनकी विचारधारा जो है उन्होंने जीडीएस को क्यों चुना और उसके पीछे उनके इंटेंशंस क्या क्या हैं और वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश खंडारे, मैं जेडीएस तालुका स्पोक्स पर्सन। आज जो हमारे मित्र ने जो डिबेट रखा, उस डिबेट के माध्यम से हमारे दोनों पार्टी के मित्र ने उनके आइडियोलॉजी बताने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको एक बात कहने की कोशिश करूंगा कि भारत की राजनीतिक जो विचारधारा है वो समझने के लिए हमको उसकी सामाजिक विचारधारा समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं सबसे पहले बात कहता हूँ कि भारत में जो 2 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनको आप भले ही अलग मानते हो, लेकिन मैं उनको दोनों एक ही सिक्के का पहलू मानता हूँ। ये बात मैं बाद में बोलते हुए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले कांग्रेस सबसे नेशनल पार्टी थी, उसके बाद जनसंघ आई। जनसंघ का उतना विकास नहीं हुआ, इसके लिए जेपी का मूवमेंट चला। जेपी का मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट चला। उनके मूवमेंट के द्वारा जनता परिवार बना। जनता परिवार बनने के बाद देवेगौड़ा साहब ने थर्ड फ्रंट का एक अलायंस किया, जो कि नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी मूवमेंट था। और इस तरीके से हमने एक टेस्ट किया कि हम जो भारत में सबसे बड़ा तबका है, जिसको हम ओबीसी तबका बोलते हैं, जिसको 1952 में जब उनकी जनगणना की थी, उनकी आबादी थी 52%। जी, भारत में 52% ओबीसी थे, एससी एसटी और माइनॉरिटी, ये सब लोग 85% लोग होते हैं। हम संख्या बल में ज़्यादा होते हुए भी हमको प्रतिनिधित्व नहीं था। ये 1980 की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मंडल आयोग शुरू हुआ, मंडल क्रांति शुरू हो गई, वैसे बीजेपी ने कमंडल आंदोलन शुरू किया। मंडल आंदोलन जब शुरू था, तब जो आप देखिए, आप पूरा भारत का इतिहास देखिए, 1980 से पहले या मंडल आंदोलन से पहले, काशीराम जी के आंदोलन से पहले कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी। एक कांग्रेस पार्टी थी, उसके बाद हर पार्टियां लोकल लेवल की थी। जैसे ही मंडल आंदोलन शुरू हुआ, ओबीसी के लोगों को एक जागरूकता पैदा हुई। क्या जागरूकता पैदा हुई? हम संख्या में 52% है, तो हम पार्टी क्यों नहीं बना सकते? हम पार्टी बना सकते हैं। तो क्या हुआ, पार्टी बनना शुरू की है। साउथ इंडिया में देवेगौड़ा की पार्टी हो, लालू जी की पार्टी हो, मुलायम जी की पार्टी हो, मायावती जी की पार्टी हो, या जितने ओबीसी लीडर नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये सब जो है नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी के आउटपुट है। इनको सब समझ में आया कि कांग्रेस और बीजेपी हमको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे नहीं सकते, ये ओबीसी का जब भला नहीं कर सकते, तब जाके इन लोगों ने थर्ड फ्रंट का गठन हो। इसलिए ओबीसी के मंडल आयोग से
मंडल आंदोलन से इन लोगों ने क्या किया कि थर्ड फ्रंट का गठन करते हैं जेडीएस या जनता दल। सबसे पहले 1978 में जनता पार्टी की स्थापना की, उसके बाद जनता दल, और जनता दल के बाद में क्या है जनता दल सेक्युलर। ऐसा करते हुए किसानों के और सभी सामान्य वर्गों के और ओबीसी के हितों की रक्षा करते हुए सबसे पहला अगर किसी पार्टी का गठन किया तो वो है जनता परिवार की। आखिरी में बात कहना चाहता हूँ कि मैं खुद ये पार्टी क्यों चूज की। देखो, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी बैकग्राउंड है। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि भारत में तभी विकास हो सकता है या तभी हम आइडियोलॉजिकल स्ट्रांग हो सकते हैं जब तक हम थर्ड फ्रंट गठबंधन नहीं कर सकते। हमारा नेता खुद जब तक नहीं चुन सकते, हमारा प्रतिनिधित्व हम जब तक नहीं चुन सकते, तब तक भारत में कभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इस बात को हम मानकर, हम प्रादेशिक पक्ष क्यों ना होता हो, लेकिन हमारा एजेंडा किसानों के समर्थन में है, हमारा एजेंडा मजदूरों के समर्थन में है, हमारा एजेंडा समाज के उस हर तबके के समर्थन में है जिस तबके को इन लोगों ने कभी भी प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया। इसके लिए मैं ज़्यादा आपको आइडियोलॉजी की बात करें तो बहुत टाइम होता है, लेकिन मैं आपको एक ही पिन पॉइंट बता सकता हूँ कि जनता दल सेक्युलर जो है वो जो है समाज को, हर तबके को सामाजिक न्याय देने के लिए बनाई गया पार्टी है। यह कहते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जी, मेरा अगला सवाल, मैं गोने साहब आपको कोट कर रहा हूं। आपने जिस तरह से कहा कि राजनीति और राष्ट्रनीति में जब चुनना पड़ा तो बीजेपी ने राष्ट्रनीति को चुना, तो जैसे ही बीजेपी ने अपना कदम राजनीति की तरफ बढ़ाया, तो आप क्या समझते हैं कि जो कांग्रेस को 70 साल मिले उसमें उन्होंने राष्ट्रनीति नहीं अपनाई, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि जनता ने उन्हें झुठलाया और बीजेपी को कुर्सी पर बिठाया है? मेरे मित्र कांग्रेस वाले ने बोला अभी हमने सभी को साथ में लेकर चला जी। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस एक पक्ष नहीं था, एक आंदोलन था, सभी मिलकर इस देश की आज़ादी के लिए मिलजुल कर लड़े, उस आगे आके कांग्रेस एक सत्ता बनने के बाद में प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनके साथ चला। फर्स्ट मैं वो मुद्दा को मैं क्लियर करता हूँ। और दूसरी बार, माइनॉरिटी एससी कितनी प्रतिशत आज तक कांग्रेस के सत्ता में अभिवृद्धि हुआ है? मैं माइनॉरिटी लोगों से अब सभी पर्याप्त रूप में जानना हुआ है, अंकिया और संख्या के बारे में बात नहीं करना चाहता। माइनॉरिटी और एससी एसटी जो कोई भी पिछड़ा वर्ग है, आज तक कितनी प्रतिशत शैक्षणिक और फाइनेंशियल आर्थिक व्यवस्था में अभिवृद्धि हुआ है? ये बात मैं, और दूसरी बात को क्लियर करना चाहता हूँ। और तीसरी बात बोल रहा हूँ, थर्ड फ्रंट की गठन के बारे में आप बोलता हूँ मैं, जो एंटी बीजेपी की बात करने चले हो, आप कभी समानता की बात करे हो, आप आते हो सेक्युलरिज्म। हाँ, सेक्युलरिज्म को मैं मानता हूँ। क्या सेक्युलरिज्म जेडीएस में अब लास्ट प्रीवियसली यहाँ मैं बसवा कल्याण में जाना चाहता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे, मैं राष्ट्र का उदाहरण नहीं लेना चाहता। आज एमआईएम एक कम्युनल पार्टी के तहत पर उनका चेहरा है जी। उसको समर्थन देकर कांग्रेस और जेडीएस दोनों मिलकर अलायंस होकर यहाँ गठबंधन कर पवित्र गठबंधन कर सत्ता में बैठे हैं हमारे नगर सभा में। मैं आपको दोनों में पूछना चाहता हूँ, आप सेक्युलरिज्म का नेतृत्व करने वाले एक कम्युनल पार्टी को क्यों समर्थन दिया? पहली बात, चुनाव में आते हो तो आपस में भिड़कर आपस में लड़कर जाते हो, और आकर आज सत्ता में बैठे हो, तीनों मिलकर सत्ते का मजा उड़ा रहे हो। जनादेश के विरोध में जो अपवित्र गठबंधन बना है उसके बारे में आप उत्तर दीजिए। आप बोल रहे हैं कि एमआईएम मैं बस ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जनता के सामने इसका आधार भी साफ हो जाए कि आप किस बेस पर एमआईएम को कम्युनल कह रहे हैं। हाँ, वही बोलता हूँ। आज हर चीज़ में, अब मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, हर चीज़ में हिंदू को आधारित रखकर कम्युनल ओवैसी 15 मिनट छोड़ दो, हम बता देंगे क्या है, हम यहाँ से ले जाएंगे, तो कई सारे ऐसे भाषण है और सभी देखते हैं। मगर एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, मगर उन्होंने नहीं, मैं रिप्रेजेंटेशन, पार्टी का सदस्य कोई विचारधारा से वो पार्टी से जुड़ा होगा तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना वो बात को स्वीकार करने की। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हैदराबाद के राजा सिंह ने भी कई सारी बातें कही हैं जो कम्युनलिज्म को बढ़ावा। नहीं, हम हिंदुत्व के समर्थक है, हम राष्ट्रवाद के समर्थक है, हम मानते हैं जी, हम मानते हैं, हम राष्ट्रवाद के समर्थक है, हम किसी के विरोधक नहीं। हम हिंदू राष्ट्र में जन्मे, हमारा वो हिंदुस्तान में जन्मे, हम हिंदुस्तान के समर्थक, हम किसी के विरोधक नहीं। जब भी राष्ट्र के विरोध में नारे उठते हैं उसका विरोध करते हैं पर्याप्त रूप में, मैं भी करता हूँ और हर कभी किसी को करना भी चाहिए, राष्ट्र में जन्मा हुआ हर कोई व्यक्ति। अब मैं वही बात करने चाहता हूँ, अब दिल्ली में वो नारे हुए, उसका समर्थन, उसका विरोध कांग्रेस और जेडीएस क्यों नहीं करे?
जो राष्ट्र विरोध में जो नारे उठते हैं उसका कभी विरोध क्यों नहीं कहीं। आप किस नारे की बात कर रहे हैं वैसे? मैं वो कन्हैया कुमार के जो जाए के अंदर बैठा हूँ, मैं वो बात को मैं बोलना नहीं चाहता इस मंच से, आप सभी को पता है, ये नेक्स्ट बात में मैं बोलता हूँ। जो नारे देश के विरोध में उठते हैं, जो मंच पर जो देश के विरोध में नारे उठते हैं, जब इस देश की प्रति जो कम्युनल जो सेक्युलर पार्टी है वो उसके विरोध में क्यों सवालात नहीं उठते हैं? अब सभी है पर्याप्त रूप में मैं बोल रहा हूँ, जिस राष्ट्र में जन्मे हैं राष्ट्र के प्रति जो सही है, जो राष्ट्र के विरोध में कोई है उसका हम खुल के विरोध करते हैं। शशिकांत साहब, आप सर, हमारे मित्र बोल रहे थे आज़ादी में आरएसएस और बीजेपी का योगदान नहीं है। जी। कुछ भी योगदान नहीं है। कांग्रेस ने जो आज़ादी का जंग छेड़ी थी, कांग्रेस एक ही है जो स्वतंत्रता के लिए लड़े सो है। और भाई बोल रहे थे अब कम्युनिज्म, वो बोल रहे थे महबूबा मुफ्ती। नहीं, इन्हों जितने भी इनके जो भारत के विरोध है, ये पूरे बीजेपी के सहपाठी है। कहना का मतलब क्या है? मतलब आप बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस विरोधी है वो दरअसल बीजेपी के साथ है। बीजेपी की है, उनकी बी टीम है वो सब, एक ही। हाँ, सभी कुछ सभी। तो अभी गोने साहब कह रहे हैं, जी, मैं आपको मौका मिलेगा, सबको आपको भी मिलेगा। मैं बस यही पूछना चाहूँगा कि गोने साहब का आप पर इल्ज़ाम ये है कि आप आपकी पार्टी को बोल रहे हैं कि आपने राष्ट्रनीति नहीं अपनाई। तो चलिए, आप अगर बताते भी हैं कि कांग्रेस ने राष्ट्रनीति अपनाई है, तो आपको 70 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी जनता ने अब आपको क्यों नकारा है आपकी पार्टी को? इनके पास ईवीएम है। अच्छा, तो अभी इनके पास कुछ नहीं है, वोटर्स नहीं है, इनके पास ईवीएम है, दूसरा कुछ नहीं है सर, ईवीएम है उनके पास। आप देखें ना, सडनली अब जो राज्य राजेश्वरी इलेक्शन हुआ, शिरा इलेक्शन हुआ, उसमें पैसा है, ईवीएम है, दूसरा कुछ नहीं है। आपके पास कोई प्रूफ है? इनकी पार्टी को तोड़ने की है, मजहब को तोड़ना है, हमारी पार्टी जोड़ना है। आप ईवीएम की जो बात कर रहे हैं, वापस आऊँगा, आपको मौका मिलेगा। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है? हो रहा है सर, आपकी मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, हमने देखे हैं। मीडियम के माध्यम से आपको पता चला हाँ, कि ईवीएम में घोटाला है। बिहार के इलेक्शन देखे ना सर, बिहार के इलेक्शन आरजेडी को जो वोट गिर रहा था वो बीजेपी को जा रहा था। जी। आपकी मीडिया से देखे जाए। चलिए, मैं अब आकाश साहब से पूछना चाहूँगा कि हाँ, जैसा इन्होंने बताया, ये कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि राष्ट्रनीति को इन्होंने नहीं अपनाया है, हमने अपनाया है। आप कहाँ तक मानते हैं कि ये दोनों पार्टियाँ? मैं आपको बात बताने का क्लियरिफाई करता हूँ जी। कांग्रेस और बीजेपी कभी भी राष्ट्रनीति जो ये कहने की है, इन्होंने राष्ट्रनीति के लिए काम नहीं किया जी। उसका मैं प्रूफ करता हूँ। कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हुई तो कांग्रेस की स्थापना करने वाले लोग कौन थे? वो पर्टिकुलर 3.5% कम्युनिटी से लोग थे जी। कांग्रेस को महाराष्ट्र में क्या बोलते थे? ब्राह्मण भाषा बोलते थे। मैं ये किसी के जाति विशेषज्ञ नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब कांग्रेस के लोग बोले उनको कांग्रेस में आओ, तो नहीं गए, क्योंकि 3.5% लोगों ने शुरू की पार्टी थी ये। इसको बाद में गांधी जी जो खुद एक बनिया समझते थे, उन्होंने हैंडओवर किया, उसका आंदोलन चलाया, उसके बाद बाकी का इतिहास आपको पता है। अब मैं बीजेपी की तरफ आता हूँ। बीजेपी की स्थापना आरएसएस ने 1925 में की, 1925 में की जी। 7 ब्राह्मणों ने मिलकर आरएसएस जो हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहाँ पे की। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि किसी को, मैं जाति विशेष किसी को बात नहीं करता, लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि जब तक समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तब तक समाज का विकास नहीं होता। ये अब बात सब लोग मानते हैं जी। अब देखिए कि 1925 में आरएसएस के पहले सरसंचालक जो थे वो कौन थे? उनकी कम्युनिटी देखिए। एबीवीपी का पहला अध्यक्ष कौन था? उनकी कम्युनिटी देखिए। बीजेपी के पहला अध्यक्ष कौन था? उनकी कम्युनिटी देखिए। उसके बाद क्या है, इनके जो मोर्चा है अलग अलग, उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उनकी कम्युनिटी देखिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आप आरएसएस और बीजेपी को आप ऐसा समझते हैं कि पूरे भारतीय लोगों की पार्टी समझते हैं ना, मतलब बीजेपी वाले समझते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि 1925 अब करीबन 95 साल हो रहे हैं,
95 साल में भारत में जो रहने वाले ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, जैन, सिख, लिंगायत, मुस्लिम, मराठा, जो मेरे हिसाब से 85% होते हैं, वो लोग क्यों सरल संचालक नहीं बनते? क्या उनको अधिकार नहीं सरल संचालक? मैं क्या समझता हूँ कि उनके पास सरल संचालक बनने की कैपेबिलिटी नहीं क्या, तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें जातिवाद की बू आती है जी। तो ये रहा पहला कि ये लोग राष्ट्र प्रेमी हैं या अपने कम्युनल प्रेमी है या अपने कम्युनिटी प्रेमी है, ये अब आप सोचो, मैं नहीं बोलूँगा। दूसरी बात, मेरे मित्र कृष्णा गोरा ने क्या कहा, जेडीएस का सीएमसी बसों कल्याण में सीएमसी इलेक्शन परसों जो इसका ये हुआ, सीएमसी इलेक्शन नहीं हुआ, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ उसमें एमआईएम कम्युनल है। अब मैं क्या कहूँगा, भारत में क्या है, इंटरप्रिटेशन नाम की एक चीज़ है, हर एक आदमी खुद के प्रति इंटरप्रिटेशन करता है। अब शशिकांत अगर क्या बोलते हैं, शशिकांत अगर क्या है, एक ओबीसी समाज की लड़की अगर मुस्लिम से ब्याह करे तो लव जिहाद होता है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी का लव जिहाद नहीं होता, क्योंकि इंटरप्रिटेशन है वो। मेरा कहने का मतलब क्या है, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं, तो उन्होंने इंटरप्रेट करेंगे, उसमें ज़्यादा बात नहीं करता। अब एमआईएम को कम्युनल पार्टी कहेंगे, वो इंटरप्रेट करना कौन? अब मैं क्या कहता हूँ, जब 2018 के इलेक्शन में हम जेडीएस वाले, पर्टिकुलर जेडीएस वाले जब सत्ता से 12 साल बाहर थे जी, तो अब एमआईएम और बीएसपी ने एक बिना शर्त रखे हुए हमको सपोर्ट किया, कैंडिडेट नहीं दिया बसों कल्याण में, पूरे स्टेट में कहीं भी कैंडिडेट नहीं दिया, इसके लिए हमारे क्या है, सीट में बढ़ोतरी हुई। अब जब उन्होंने हमको समर्थन दिया, अब हम तो एमआईएम के पास नहीं गए थे समर्थन तुम दे तो बोलते। बस आप जिस तरह जातिवाद का इसमें एक आपने पॉइंट लाया है, तो मैं एमआईएम के बारे में बता दूं कि वो भी अक्सर टिकट्स उनकी जितने भी हैं वो मुस्लिम्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना हैं? देखिए, मैं क्या बोलता हूँ समाज को, अगर एक आदमी एक समाज के उद्धार के लिए अगर वो पार्टी का टिकट देता है तो मुझे कोई कहते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे और बोले कि हम क्या है 3.5% लोगों अपर कास्ट लोगों की पार्टी है, पार्टी को टिकट दे, उसमें क्या लोकतंत्र है, किसको पार्टी, मगर वो इस बात को स्पष्ट रूप से अवाम के सामने इसी को कहते हैं राजनीतिक एजेंडा। क्या कहते हैं, कहते हैं क्या और करते हैं क्या। तुम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और कहाँ विकास देते हैं, किसान परेशान, मजदूर परेशान, एससी का कानून नहीं है, एसटी लोग जंगल से भटक रहे हैं, माइनॉरिटी लोगों का सुरक्षा नहीं है, तो किसके लिए कानून है? खुश कौन है फिर? कोई खुश नहीं है। अब जो इनके फेवर में हो वो खुश है। अब दूसरी बात पे आता हूँ, मैं इनके बात क्लियर करता हूँ कि एमआईएम, अब देखिए एमआईएम, अब बसों कल्याण में परिस्थिति कैसी थी, हमारे जेडीएस के पर्याप्त सीट नहीं थे जी, हमारा अध्यक्ष में नहीं होता था, उपाध्यक्ष में नहीं होता था, और एमआईएम वाले और बीजेपी का एक ये था, क्या था, अब इनका डुअल पॉलिसी कितना भारी देखो। अब देखो, एमपी भगवंत खोबा जी का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े इंसान है, अब इधर के 2 बार क्या है उन्होंने एमपी बने हैं, एक आदर्श ऐसा व्यक्ति है, और क्या है अच्छे आदमी है। तो एमपी भगवंत खोबा साहब 2016 को जो बसों कल्याण में आए थे, तब उन्होंने एमपी इलेक्शन, सॉरी इसमें सीएमसी इलेक्शन में जो आए थे, सीएमसी इलेक्शन में उन्होंने तब बीजेपी के थे जी, बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने हमको वोट क्यों दिया भाई? उन्होंने तब जेडीएस को वोट दिया। फर्स्ट बात। दूसरी बात, एमआईएम वाले हमारे पास आए थे सपोर्ट मांगने, हम तो उनके पास नहीं गए थे। एमआईएम वाले हमारे पास सपोर्ट, अब ये सपोर्ट क्यों मान दे? लोकतंत्र में संख्या बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब आपके पास संख्या नहीं रहता, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन एमआईएम रहता है, एक ऑप्शन बीजेपी रहता है। अब दोनों, एक तरफ पत्थर है, एक तरफ क्या है वो ईंट को क्या बोलते हैं, ईंट है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हमारा सुन सकता है, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। हमको हमारे नेतृत्व, ये बात आप मानते हैं कि एमआईएम भी पूरी तरह से आपकी जितने भी शर्तें उस पर खरी नहीं उतरती है? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एमआईएम हमारे पास संख्या बल न रहते हुए उन्होंने हमको आके कन्विंस करने के बाद हमको ऐसा लगा कि बीजेपी से कहीं ना कहीं 1% अच्छा एमआईएम काम कर सकती है, इसके लिए हमें एमआईएम सपोर्ट किया। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने एमआईएम के आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया। अगर ऐसा होता तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को जब बीजेपी और सपोर्ट किया, तो इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी का आइडियोलॉजी महबूबा आइडियोलॉजी एक है। राजनीतिक संख्या बल के आधार के अनुसार सिस्टम स्टेबल होने के लिए किया हुआ एक राजनीतिक गणित है, इसको आप आइडियोलॉजी के तौर पर नहीं देख सकते, और ये बहुत लोकल लेवल पे किया गया है। जब हमारा संख्या बल नहीं था तो सपोर्ट किया, और मैं और दूसरी बात मानता हूँ, एमआईएम ने 2018 में हमको सपोर्ट किया था, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब उन्होंने इतना बेखुला सपोर्ट किया तो हमारा भी कर्तव्य था उनको सपोर्ट करना, इसके लिए सपोर्ट किया था। तीसरी बात क्या है कि ईवीएम शशि ने बोले, तो शशि क्या है, हमारे मित्र है, इनको थोड़े नॉलेज में तब्दीली करता हूँ, उनको पता नहीं होगा कि ईवीएम भारत में सबसे पहले कांग्रेस ने ही लाया जी। अब आपको बात बोलता मैं, और भारत में सबसे पहला कांग्रेस ने ईवीएम लाया। इंदिरा गांधी के समय में डिबेट चल रहा था, मैं आपको बताता हूँ इंदिरा गांधी से डिबेट क्या चल रहा था कि ईवीएम नहीं लाना चाहिए, बैलेट पे चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने और उसके बाद के समय में किसी का भी न सुनते हुए ईवीएम लाने का काम किया जी। अब इससे सबसे बड़ी बात कैसे देखो, जो बीजेपी आज बोल रही है कि ईवीएम घोटाला नहीं होता, 2009 में लालकृष्ण आडवाणी, पता होगा आपके, मोदी जी के गुरु है,
मोदी जी के गुरु लालकृष्ण आडवाणी जी और सुब्रमण्यम स्वामी, आप उनका नाम जानते हो, बड़े लोग हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, क्या बोल के, ईवीएम गड़बड़ है बोल के। कौन है ये दोनों? बीजेपी के नेता है। तब बीजेपी बोल रहे थे, अब कांग्रेस बोल रही है। लाने वाली भी कांग्रेस है, बीजेपी बचाने वाली है। तो मेरा कांग्रेस लाई थी और बीजेपी एग्जीक्यूट कर रही है। मैं आपको बहुत एक सीरियस बात बताता हूँ। क्या बताता हूँ पता है क्या? बीजेपी और कांग्रेस की बाह्य विचारधारा अलग हो, लेकिन अंतरात्मा एक ही है। अब मैं क्यों बोलता हूँ पता है क्या? 2020 के जब लॉकडाउन के पहले था, सरसंचालक मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत हमको नहीं चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत होना ये हमारी इच्छा नहीं है, कांग्रेस भी भारत में रहना चाहिए। और बीजेपी वाले के लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेस मुक्त भारत करना। तो इनको ना कांग्रेस मुक्त करना है, ना उनको बीजेपी मुक्त करना है। इनको क्या करना है? जो हम जैसे छोटी पार्टी है, जो रीजनल पार्टी है, इनको साफ करना है, क्योंकि ये ओबीसी की पार्टी है जी। क्योंकि इन्होंने एक बार देखा है, ये सब छोटे दल बल्कि क्या किए, प्रधानमंत्री बनाए देवगौड़ा को जी। तो ये जो रीजनल पार्टियां खत्म कराओ आंदोलन चला रही है कांग्रेस और बीजेपी, ये सबसे घातक है। क्योंकि जब रीजनल फोर्स थर्ड फ्रंट स्ट्रांग हुआ है, तभी ओबीसी को आरक्षण मिला है, तभी किसानों का मुद्दा उठा है। तो ये सब जो बात है, ये बहुत क्लियरली समझने की हम। मगर आप जिस तरह से सफाई की बात कर रहे हैं रीजनल पार्टी की, मगर खुद बीजेपी ने बिहार में नीतीश सरकार के साथ जो गठबंधन किया, उसको आप क्या कहेंगे? देखो, बीजेपी रहने दे, कांग्रेस रहने दे, इनका फर्स्ट उद्देश्य क्या रहता है? जिस स्टेट में जो रीजनल पार्टी है उनके साथ अलायंस करने का जी। क्योंकि इनके पास तो वोटर नहीं रहते उधर के, इसको जो बड़ा कास्ट है उनको कैप्चर करने का, उसके साथ साथ रीजनल पार्टी खत्म करने का। आपको मैं बात, कोई भी स्टेट का स्टडी कर लो। मैं कर्नाटक का देता हूँ। कर्नाटक में सबसे पहले बड़ी पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस जी। कांग्रेस के बाद जेडीएस पार्टी बड़ी थी। पहले टक्कर कैसे रहता? कांग्रेस और जेडीएस टक्कर रहता था, लेकिन क्या है, बीजेपी पार्टी आ गई, जेडीएस के साथ एक बार अलायंस कर गए, जेडीएस के पास अलायंस करके जेडीएस को खा गए। हम आ गए 59 से 29 पर। उसके बाद कांग्रेस क्या है, बीजेपी पार्टी फर्स्ट आ गए। उसके बाद कांग्रेस के साथ अलायंस के, उन्होंने भी हमको बाहर निकाल दिए जी। तो इन दोनों की बाह्य जो विचारधारा, जो इन अलग बोलते हैं, लेकिन अंतर्नीति और अंतरात्मा एक ही है जी। पहले तो मैं गोने साहब को अभी मौका दूंगा, मगर उससे पहले जिस तरह से बसवा कल्याण में पहली मर्तबा जिस तरह से एमआईएम ने अनाउंस किया है कि वो भी एमएलए इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप एमआईएम के बारे में जितनी बार बातें हो रही हैं वो भी आप नोट करके रखें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा ईवीएम में जब आप अपना विधायक चुनने के लिए जाएंगे। तो चलिए गोने साहब, आप इनके काउंटर में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, ना सिर्फ आप पर बल्कि आप पर भी, शशिकांत साहब पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं आपकी पार्टियों पर। वो ईवीएम की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस और जेडीएस दोनों को भी बोलना चाहता हूँ, जब जनादेश बीजेपी के साथ में आता है ईवीएम सामने लाते हो, जब सत्ता से दूर रहता है बीजेपी, वहाँ ईवीएम कुछ नहीं चलता है। कई सारे ऐसे राज्यों में बीजेपी अभी पिछड़कर दूसरे अधिकार में बैठे हैं, आप देख रहे हैं। और दूसरी बात, हर बात हम सभी को समान रूप से लेके चल रहे हैं। अब कम्युनिटी की गणना जेडीएस वाले कर रहे हैं, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, वो सभी। मैं बोल रहा हूँ, आपको जनता ने नकारा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का न कोई जादुई छड़ी नहीं ऐसा मारती है जो लोग उमड़ पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और राजनीति के अभिवृद्धि के आधार पर जनमत जनादेश मिल रहा है। हम जनादेश को स्वीकार कर रहे हैं। हम जनादेश को, यहाँ जनादेश हमारे प्रति मिलता है तो उनका सेवा करने का भाव रखते हैं। जहाँ हमारे विपरीत दिशा में मिलती है तो उसका हम स्वीकार करके उसको समर्थन करने का, विरोधी दल में बैठकर जो जनप्रतिनिधि जन के आधार पर जो निर्णय होता है उसके समर्थन रहता है, हम समर्थन देकर। हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाके विदेश में यहाँ का गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व किया, एक आधार है, इतिहास है। यहाँ कहीं भी इतिहास में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं किया होगा विरोध पक्ष में रहते हुए जो हमने किया है, आप सभी को मालूम है। और दूसरी बात, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ईवीएम की घटना और हर चीज़ों की परिस्थितियाँ और चीज़ों की हर चीज़ की व्यवस्था थी। हम पारदर्शी रूप से कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हर चीज़। इससे पहले कई सारे नीतियाँ आती थी, ऊपर से नीचे आए तक। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बोला था, ऊपर से हमने 1 रुपये दिया तो आके नीचे आके 12 आने पैसे मिलता है। ये ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने ईवीएम में घटना उन्हीं किया होगा, मैंने हमने ट्रांसपेरेंट करके जनादेश जब बीजेपी को मिलता है तो उनका कोई तत्व सिद्धांत की बात नहीं रहती, उन्होंने ईवीएम पर आते हैं।
जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होती है तो वहाँ पर विजृंभण माना जाता है देश की विरोधी, जनता विरोधी। ऐसा नहीं होता है। आप सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक अपना विचारधारा है, उसके विचारधारा के प्रति सत्ता यदि मजबूर करती है तो हम सत्ता को त्याग देंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति, देश के हित में जो विचारधारा है उसको हम कभी नहीं त्यागेंगे, वो विचारधारा के प्रति चलेंगे हम। मैं बोलना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का मैं युवक कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, अध्यक्ष, हम सत्ता के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र नीति के आधार पर, राज्य की अभिवृद्धि के आधार पर, राष्ट्र के हित के आधार पर हम राजनीति कर रहे हैं। हमारी कोई इतिहास यहाँ के नहीं, सनातन युग से है, वो संस्कृति और सभ्यता को पालन करने के वास्ते। मैं कहना चाहता हूँ जो कांग्रेस के युग में कितने कम्युनल दंगे हुए, आज बीजेपी के टाइम में कहाँ कम्युनल दंगा हुआ, वो साजिश कौन रचाया गया, कई सारे उदाहरण सभी के सामने हैं। मैं ये बात बोल के मैं समाप्त करता हूँ। और एक बार दूसरी बार बोल रहा हूँ, मैं जेडीएस वालों से बार बार पूछता हूँ, ये देश तोड़ने की और राष्ट्रनीति की बात हम नहीं कहते, बोल तो वो क्यों उन्होंने बोल रहे हैं माइनॉरिटी, SC ST OBC जाति के आधार पर यदि सत्ता मिलने गया तो ब्लैकमेलिंग होता है। मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा समुदाय रहता है, उसको प्रतिनिधित्व दिए तो छोटे समुदाय को उन्होंने कुचल के रख रहे हैं, वो राजनीतिक से कुचल के रख रहे हैं, अधिकार से कुचल के रख रहे हैं। वो जब सत्ता जाति के कम्युनल जाति के आधार पर होना नहीं चाहिए, जो प्रजातंत्र की व्यवस्था है, आधार एक वोट सभी का हक बनता है, राष्ट्र के हित के लिए और अभिवृद्धि के लिए वोट करना चाहिए। हम नहीं बांट रहे, हम बोल रहे नहीं, हम खुले मन से मैं अपनाता हूँ, राष्ट्र के प्रति जो विचार होगा उसका हम समर्थन करेंगे, राष्ट्र के विरोध में जो विचार होगा खुले मन से, खुले तौर पे हम उसका विरोध करेंगे। जी चलिए, काफ़ी सारा वक्त जा रहा है, तो हम इस डिबेट को समेटते हुए मैं आखिरी मौका देना चाहूँगा शशिकांत साहब को कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। हमारे मित्र गोने साहब बोले अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिनिधित्व करने वाले हम राजीव गांधी ने भेजे थे। जी हाँ, और इन्होंने कहते हैं हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। मध्य प्रदेश में क्या करें भाई? कन्वर्जन जो हाँ, कर्नाटक में चलती समिश्र सरकार अच्छी चल रही थी, उसमें क्या करें भाई? सरकार के भूखे नहीं है, सरकार तोड़ने के भूखे है। हम सरकार को इन्हों चलाने नहीं देते, इनकी शक्ति, इनके पास जो आप कानून का जो है, इनके पास हुकूमत, CBI हो, ये डराव के इन्हों सरकार को गिरा के फिर सरकार को जोड़ने की काम करते हैं। और रही बात इनका सत्ता का भूखे इन्हों नहीं होने वाले, हर सरकार चलने वाले सरकार को इन्हों गिरा के फिर सरकार बनाने की इनकी क्या मंशा है भाई? अगर सर इसमें आप ये भी देखिए ना कि जो आपके पार्टी से ताल्लुक रखने वाले विधायक हैं वो जा भी तो रहे हैं। सर जा रहे ने इन्हों उसको आमेश बोलते ना हम कन्नड़ में, पैसे की लालच दे रहे हैं। जितने भी जा रहे हैं उनके ऊपर दबाव से उनको पार्टी से निकल रहे हैं। चलती फिरती मध्य प्रदेश की सरकार गिराए इन्होंने, कैसे गिराए? पैसे की बल पे गिराए। हाँ, मैं कहने का मंशा एक ही है, सरकार ये ना रोजगार देने वाली सरकार है, ना युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां नहीं मिलने वाली सरकार है। ऐसी सरकार को हम इस बाई इलेक्शन में आने नहीं देंगे। मैं अभी बोलना चाहता हूँ, एक जो बात आया है, महाराष्ट्र में NDA सरकार के नेतृत्व में जनादेश मिला जी, वहाँ पर आके उसके तोड़कर वो पवित्र गठबंधन बनाकर आज सत्ते में बैठे हैं। उनका कोई नहीं, मतलब जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी पार्टी खुद भी वही करती है। महाराष्ट्र हमारे पड़ोसी जो राज्य है जी, उसमें क्या चल रहा है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और दूसरी बात, अब भाई इलेक्शन में सत्ता में आने के लिए हम, और एक बार बोल रहा हूँ मैं, हम जनादेश का पालन करेंगे। जनादेश यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रति होगा तो हम स्वीकार करेंगे, यदि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में होगा तो उसको भी स्वीकार करेंगे। हम कभी भी हमारी जो राज्य में इसके में हम प्रजातंत्र के व्यवस्था में जी रहे हैं, हम वोट के आधार पर, जनादेश के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा चलता है और उसके प्रति चलेंगे। ये 100 साल से आया है, आगे 100 साल तक, आगे जाकर 1000 साल तक भी है तो ये विचारधारा ना मिटने वाली है। ये विचारधाराओं के आंदोलन की पार्टी है, राजनीति सत्य के आधार की पार्टी नहीं है। चलिए इसी डिबेट को हम लोग अगले एपिसोड में ऐसे ही जारी रखेंगे, क्योंकि अभी भी कई सारी बातें हैं जो आपके सामने आनी हैं, कई सारी उलझनें हैं जो आपके दिमाग से जानी हैं।
तो चलिए इसी के साथ इस डिबेट के पहले एपिसोड में बस इतना ही, मगर आपके तासुरात, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो इस ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा और आपको क्या कुछ जानने को मिला, या आपके कुछ सवालात भी हो तो आप पूरे कमेंट सेक्शन में नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ तो चलिए आपके लिए अलविदा। This debate is sponsored by Om Shirdi Sai Ram Garments.